द ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप के इस दूसरे भाग में स्वागत है। आज हम अम, एक बहुत ही गहन विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का जो हमारा मिशन है वो किसी आम चर्चा से काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। आज हम एक बिहेवियरल आर्किटेक्ट यानी एक व्यवहार वास्तुकार के नजरिए से चीजों को डिकोड करेंगे। हम द व्हाइट लाइट सिस्टम के संस्थापक और जाने माने लेखक कनव सचदेव द्वारा लिखे गए एक बहुत ही सघन और शानदार मनोवैज्ञानिक फील्ड मैनुअल का विश्लेषण करने जा रहे हैं। और ये मैनुअल कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये एक प्रॉपर मेंटल फ्रेमवर्क है। 100%। और आज का विषय कुछ ऐसा है जिससे हर इंसान मतलब हर कोई कभी ना कभी जूझता ही है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत। लेकिन यह जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि हम इसे किसी रहस्यमयी भावना या सिर्फ आलस्य के रूप में नहीं देखने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। कनव सचदेव के इस मैनुअल के आधार पर हम प्रोक्रेस्टिनेशन को एक सटीक मनोवैज्ञानिक इंजीनियरिंग और मानसिक वास्तुकला की विफलता के रूप में देखेंगे। यही इस चर्चा की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। आज जानकारी का इतना भारी बोझ है जिसे हम इन्फो ओवरलोड कहते हैं, उससे बचते हुए हम इस मैनुअल से कुछ बहुत ही सटीक, यांत्रिक और क्लिनिकल प्रोटोकॉल निकालेंगे। ऐसे प्रोटोकॉल जिन्हें कोई भी इंसान आज और अभी से लागू कर सकता है। लेकिन यहाँ शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो चेतावनी देना जरूरी है। बिल्कुल। आज हम जो भी चर्चा करेंगे वो इस बेहद मूल्यवान उच्च संरचित मैनुअल का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ये सिर्फ एक झलक है। सही कहा। अगर किसी को अपने दिमाग की वास्तुकला को पूरी तरह से फिर से बनाना है तो मूल पुस्तक का होना बिल्कुल अनिवार्य है। ये कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय के अंदर चलते हैं। इस मैनुअल में प्रोक्रेस्टिनेशन के 4 मूलभूत यांत्रिक तत्वों को बहुत ही क्लिनिकल तरीके से समझाया गया है। और ये वो तत्व हैं जो हमारे दिमाग के पूरे सिस्टम को धीमा कर देते हैं, एक तरह का कॉग्निटिव फ्रिक्शन पैदा करते हैं। हाँ, तो जो पहला तत्व है वो है आत्म प्रभावकारिता की कमी। मतलब खुद की क्षमताओं पर बहुत गहरा संदेह होना। इंसान को लगता है कि वो इस काम को कर ही नहीं पाएगा। और जब दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि काम उसके बस का नहीं है, तो वो तुरंत शटडाउन मोड में चला जाता है। बिल्कुल। दूसरा तत्व है कार्य का कम मूल्य। जहाँ दिमाग किसी काम को बहुत उबाऊ या अर्थहीन मानकर उसे पूरी तरह से खारिज कर देता है। ये बहुत आम है। अगर काम में कोई तुरंत मिलने वाला इनाम नहीं है तो दिमाग उसे तवज्जो नहीं देता। और तीसरा तत्व जो आज के डिजिटल युग में सबसे खतरनाक है वो है आवेग और भटकाव। इम्पल्सिवनेस। आज ध्यान इतनी आसानी से भटक जाता है कि किसी एक काम पर टिके रहना एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गया है। 100%। और चौथा यांत्रिक तत्व है देरी। मतलब काम स्टार्ट करने और उसके खत्म होने के बीच का जो लंबा समय होता है वो प्रेरणा को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है और यहीं पर ये किताब बाकी सभी स्रोत सामग्रियों से बिल्कुल अलग हो जाती है। कैसे? देखिए, सबसे आकर्षक बात यह है कि इस मैनुअल ने टाल मटोल करने वालों को सिर्फ एक ही साधारण श्रेणी में नहीं रखा है। लेखक ने 6 विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलों का एक बहुत ही क्लिनिकल वर्गीकरण किया है। हाँ, वो प्रोफाइल्स वाला हिस्सा मेरा पसंदीदा है क्योंकि ये समझना कि कोई व्यक्ति किस प्रोफाइल में फिट बैठता है वो आत्म जागरूकता की दिशा में सबसे पहला कदम है। और यहीं से असली मानसिक इंजीनियरिंग शुरू होती है। तो चलिए इन 6 प्रोफाइल्स का विश्लेषण करते हैं। पहली प्रोफाइल है द परफेक्शनिस्ट। द परफेक्शनिस्ट। ये एक ऐसा मानसिक ढांचा है जहां मतलब विफलता का डर इतना ज्यादा हावी होता है कि काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। इस प्रोफाइल में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होने की प्रतीक्षा में पूरा का पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। अगर मैं इसे सबसे अच्छे तरीके से नहीं कर सकता तो मैं करूंगा ही नहीं। ये एक बहुत ही खतरनाक लूप है। फिर दूसरी प्रोफाइल आती है द ड्रीमर। हाँ, ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। विजन बोर्ड्स बनाते हैं। हाँ, विजन बोर्ड्स बनाते हैं, लेकिन उन बड़े सपनों को छोटे, प्रबंधनीय और तार्किक कदमों में तोड़ने की जो यांत्रिकी है उससे वे पूरी तरह अनजान होते हैं। शुरुआत में इनमें बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन जब असल मेहनत और एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो इनका सिस्टम क्रैश कर जाता है। बिल्कुल। और तीसरी प्रोफाइल है द वॉरियर। द वॉरियर। ये प्रोफाइल लगातार क्या होगा अगर की चिंता में फंसी रहती है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोगों ने मुझे जज किया?
ये एक ऐसा भंवर है जो किसी भी तरह के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। लेकिन जो चौथी प्रोफाइल है वो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प और आम लगती है, द क्राइसिस मेकर। ओहो, द क्राइसिस मेकर। इसमें मैनुअल ने टिम अर्बन के मशहूर पैनिक मॉन्स्टर का बहुत ही सटीक संदर्भ दिया है। हाँ, ये वो प्रोफाइल है जो तब तक काम शुरू नहीं करती जब तक कि डेडलाइन बिल्कुल सिर पर ना आ जाए। मतलब ये लोग अंतिम समय के भारी दबाव और एड्रीनलिन के कृत्रिम स्राव पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। बिल्कुल, इनके दिमाग को काम करने के लिए डर की जरूरत होती है, लेकिन ये एक बहुत ही अस्थिर और अविश्वसनीय सिस्टम है। ये दरअसल दिमाग को एक खतरनाक रसायन की लत लगाने जैसा है। जब दिमाग को एड्रीनालाइन की लत लग जाती है, तो वो सामान्य परिस्थितियों में काम करना ही बंद कर देता है। सही कहा। और इसके बाद पांचवी प्रोफाइल है द डिफायर, द डिफायर? जो किसी भी बाहरी कार्य या जिम्मेदारी को अपने ऊपर थोपा हुआ मानता है। हाँ, और वो अवचेतन स्तर पर एक विद्रोही की तरह बर्ताव करता है। उसे लगता है कि काम करके वो अपनी आज़ादी खो रहा है। और अंत में छठी प्रोफाइल है द ओवरडूअर, जो मतलब दूसरों को खुश करने के लिए अपनी क्षमता से कहीं अधिक जिम्मेदारियां ले लेता है। ऐसे लोग कभी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते हैं, हर काम को हाँ कह देते हैं और अंततः उनका पूरा सिस्टम ओवरलोड होकर पूरी तरह क्रैश हो जाता है। इन 6 प्रोफाइल्स के विश्लेषण से एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ समय प्रबंधन की समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दिमागी ढांचे और वास्तुकला की समस्या है। और यहाँ ये विषय बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि समस्या आलस्य नहीं बल्कि दिमाग की वास्तुकला है, तो हम संज्ञानात्मक इंजीनियरिंग की ओर मुड़ सकते हैं। कॉग्निटिव इंजीनियरिंग, बिल्कुल। जब हम प्रतिरोध पर काबू पाने की बात करते हैं तो हमें उन मानसिक बाधाओं को समझना होगा जो दिमाग के काम करने की गति को धीमा करती हैं। जैसे आत्मसंदेह, दूसरों के जजमेंट का डर और तत्काल संतुष्टि का पूर्वाग्रह, जिसे इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन बायस कहते हैं। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन बायस को थोड़ा यांत्रिक तरीके से समझना जरूरी है। हमारा दिमाग आज भी किसी गुफा में रहने वाले आदिमानव की तरह प्रोग्राम्ड है। हाँ, उसे भविष्य में मिलने वाले बड़े इनाम की तुलना में आज का तुरंत मिलने वाला छोटा इनाम ज्यादा आकर्षक लगता है। इसे एक विकासावादी खामी या इवोल्यूशनरी ग्लिच कह सकते हैं। यही कारण है कि किसी जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने के बजाय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना ज्यादा आसान लगता है। क्योंकि वो तुरंत डोपामाइन देता है। दिमाग लंबी अवधि के दर्द या घर्षण को टालने के लिए डिजाइन किया गया है। और यहीं पर ये फील्ड मैनुअल अपने सबसे शक्तिशाली रूप में सामने आता है। कनब सचदेव ने इस इवोल्यूशनरी ग्लिच को ठीक करने के लिए बहुत ही स्पष्ट प्रोटोकॉल दिए हैं। और ये कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, ये दिमाग को धोखा देकर उसे काम करने के लिए मजबूर करने की क्लिनिकल तकनीकें हैं। बिल्कुल, इनमें सबसे पहला और बेहद प्रभावशाली टूल है द 5 मिनट रूल। द 5 मिनट रूल? मतलब जब कोई काम बहुत भारी या डरावना रखता है तो दिमाग उसे पूरी तरह टालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम ये संकल्प लें कि हम इस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, तो शुरुआती मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध तुरंत टूट जाता है। हाँ, क्योंकि दिमाग को लगता है कि सिर्फ 5 मिनट की तो बात है। और एक बार जब 5 मिनट के लिए काम शुरू हो जाता है तो दिमाग का वो भारी फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। इंसान अक्सर 5 मिनट के बाद भी काम करता रहता है, क्योंकि गति बन चुकी होती है। इसी के साथ एक और नियम जुड़ा है, द 2 मिनट रूल। जो छोटे काम सिर्फ 2 मिनट में पूरे हो सकते हैं उन्हें बिना सोचे तुरंत कर लेना चाहिए। ये छोटी सी यांत्रिकी दिमाग में मोमेंटम पैदा करती है, जो आगे चलकर बड़े कार्यों के लिए एक शक्तिशाली इंजन बन जाती है। अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये पूरी प्रक्रिया टास्क चंकिंग की वास्तुकला पर आधारित है। टास्क चंकिंग किसी भी विशाल लक्ष्य को सीधे हासिल करने का प्रयास करना दिमाग में डिसीजन पैरालिसिस पैदा कर देता है। इंसान ये सोचकर घबरा जाता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। इसलिए उस विशाल लक्ष्य को छोटे, स्पष्ट और पूरी तरह प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना होता है। इसे एक इमारत के निर्माण की तरह देखा जा सकता है। कोई भी इमारत एक दिन में खड़ी नहीं होती, उसका निर्माण एक एक ईंट रखकर होता है। बिल्कुल, जब दिमाग को छोटे और स्पष्ट निर्देश मिलते हैं तो वो बिना किसी घबराहट के काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ चर्चा के बीच में ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ये 5 मिनट रूल और टास्क चंकिंग केवल शुरुआती औजार हैं। हाँ, ये तो बस उस विशाल मैनुअल का एक छोटा सा पन्ना है। बिल्कुल। दीर्घकालिक सफलता के लिए जो उन्नत सिस्टम और विस्तृत वास्तुकला चाहिए, वो पूरी तरह से कन्वर सचदेव की किताब के भीतर ही मौजूद है।
इन बुनियादी बातों से आगे बढ़कर अब चलिए लक्ष्य निर्धारण और समय प्रबंधन की वास्तुकला को समझते हैं, अक्सर लोग लक्ष्यों को सिर्फ एक इच्छा या सपना मान लेते हैं। जो कि एक बहुत बड़ी संज्ञानात्मक त्रुटि है। मैनुअल लक्ष्यों के पूरी तरह से यांत्रिकीकरण की बात करता है। गोल्स को स्मार्ट ढांचे में ढालना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। जब तक कोई लक्ष्य इस कठोर ढांचे से नहीं गुजरता, वो केवल एक सपना ही रहता है। और जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तभी एक विजन और उद्देश्य का स्टेटमेंट बनता है। जो भटकाव के समय एक कंपास की तरह काम करता है। लेकिन लक्ष्य तय करने के बाद जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो है समय का भ्रम। द इल्यूजन ऑफ टाइम। हम इंसान अक्सर ये मानकर चलते हैं कि समय कभी न खत्म होने वाला संसाधन है। जबकि मैनुअल इसे बहुत ही निर्मम तरीके से समझाता है। समय एक अत्यंत सीमित और तेजी से नष्ट होने वाली संपत्ति है। यहाँ अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की क्लिनिकल समझ बहुत दिलचस्प है। हाँ, अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पर बिना किसी उद्देश्य के आधा घंटा खर्च करता है तो वो सिर्फ आधा घंटा बर्बाद नहीं कर रहा है। वो असल में अपने मुख्य लक्ष्य से आधा घंटा दूर जा रहा है। उस समय को किसी ऐसे काम में लगाया जा सकता था जो सफलता के करीब ले जाए। और इस सीमित संसाधन के बेहतरीन प्रबंधन के लिए मैनुअल में बहुत ही वैज्ञानिक फ्रेमवर्क दिए गए हैं, जैसे आइजनहावर मैट्रिक्स। आइजनहावर मैट्रिक्स कार्यों को उनकी तात्कालिकता और महत्व के आधार पर 4 अलग-अलग क्वाड्रेंट में बांटता है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच का अंतर। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त दिखते हैं, लेकिन असल में वे कुछ भी उत्पादक नहीं कर रहे होते। वे सिर्फ उन कामों में उलझे रहते हैं जो अर्जेंट लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में महत्वपूर्ण नहीं होते। आइजनहावर मैट्रिक्स व्यस्त होने और वास्तव में उत्पादक होने के बीच के अंतर को स्पष्ट कर देता है। इसके अलावा एबीसी विश्लेषण भी है। कार्यों को ए यानी सबसे महत्वपूर्ण, बी और सी श्रेणियों में व्यवस्थित करना, ताकि इंसान की सीमित ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह तय हो सके। और फिर आता है 80-20 नियम, जिसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। ये कोई दर्शन नहीं है, ये ऊर्जा का एक सख्त गणितीय वितरण है। यह इस बात की पहचान है कि 80% परिणाम केवल 20% सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों से आते हैं। उस 20% काम को पहचानना ही असली इंजीनियरिंग है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब ये है कि समय प्रबंधन कोई जादू नहीं है। ये एक निर्दयी और सटीक इंजीनियरिंग है। और इस स्तर की संरचना कन्वर सचदेव के मैनुअल की गहराई को दर्शाती है। ये विफलता की गुंजाइश को ही खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। यदि ये सारी इंजीनियरिंग इतनी ही सटीक है, तो इंसान इन्हें स्थायी कैसे बनाए? यहीं पर आदत निर्माण का तंत्र का विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन की एंट्री होती है। दिमागी वास्तुकला मुख्य रूप से आदत के लूप पर काम करती है। इस लूप के 3 बहुत स्पष्ट हिस्से हैं: संकेत, दिनचर्या और इनाम। अंग्रेजी में कहें तो क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। मान लीजिए तनाव एक संकेत है, फोन उठाना दिनचर्या है और कुछ पल के लिए अच्छा महसूस करना इनाम है। जब तक इस यांत्रिक लूप को तोड़कर नया लूप नहीं बनाया जाता, पुरानी आदतें कभी नहीं छूटती। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि क्या इस लूप को बदला जा सकता है? यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान सामने आता है। ये जानना बहुत सुकून देता है कि इंसान का दिमाग स्थिर नहीं है। इसे नई आदतों के साथ पूरी तरह से रीवायर किया जा सकता है। जब कोई इंसान छोटे कार्यों को पूरा करता है, तो उन छोटी जीतों का जश्न मनाने से दिमाग में डोपामाइन स्रावित होता है। और डोपामाइन सिर्फ खुशी का रसायन नहीं है, ये प्रेरणा का रसायन है। ये एक स्थायी लूप बनाता है जो किसी भी इंसान को अगले कार्य को पूरा करने के लिए रासायनिक रूप से मजबूर करता है। इस मैनुअल की सबसे अच्छी बात यह है कि यह दुनिया के अत्यधिक सफल लोगों के क्लिनिकल उदाहरण देकर इन बातों को सिद्ध करता है। हाँ, मैनुअल से लिए गए वो उदाहरण बहुत ही शानदार हैं, जैसे इलॉन मस्क की अनुशासित दिनचर्या। मस्क काम शुरू करने के लिए किसी प्रेरणा का इंतजार नहीं करते। उनका सिस्टम भावनाओं पर नहीं बल्कि कठोर यांत्रिकी और अनुशासन पर चलता है। इसी तरह स्टीव जॉब्स के रचनात्मक अनुष्ठान का उदाहरण है। वे रोज एक ही तरह के कपड़े पहनते थे, काले टर्टलनेक। ये फैशन नहीं था, ये दिमाग को रोजमर्रा के छोटे फैसलों से बचाकर कॉग्निटिव लोड को कम करने की एक इंजीनियरिंग थी, ताकि पूरी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगाई जा सके। किताब में जेके राउलिंग की दृढ़ता का भी उदाहरण है, जिन्होंने अनगिनत बार खारिज होने के बावजूद अपने सिस्टम पर भरोसा रखा। ओप्रा विनफ्रे की माइंडफुलनेस, सेरेना विलियम्स का मानसिक लचीलापन
और वॉरेन बफेट की रणनीतिक योजना। ये सभी इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि कैसे इन व्यक्तियों ने बेहद सावधानी से अपने दिमाग की वास्तुकला को प्रोग्राम किया है। लेकिन इन सभी उच्च प्रदर्शन वाले सिस्टम्स में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है, रणनीतिक आराम। स्ट्रैटेजिक रेस्ट। ये समझना जरूरी है कि दिमाग एक जैविक मशीन है। बिल्कुल, अगर मशीन को लगातार चलाया जाए तो इंजन गर्म होकर खराब हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। उच्च उत्पादकता को बनाए रखने के लिए इस दिमागी मशीन को कूल डाउन अवधि की आवश्यकता होती है। यह समय की बर्बादी नहीं है। ये दिमाग के न्यूरॉन्स को फिर से व्यवस्थित करने और अगली चुनौती के लिए सिस्टम को रीबूट करने की एक आवश्यक प्रक्रिया है। आज का ये पूरा विश्लेषण वास्तव में आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल। तो आज के एक्शन प्रोटोकॉल का सारांश निकालते हैं। सबसे पहले अपनी प्रोक्रेस्टिनेटर प्रोफाइल को पहचानें। दूसरा, भारी काम को शुरू करने के लिए 5 मिनट रूल का उपयोग करें। और तीसरा, आइजनहावर मैट्रिक्स से अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करें। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा था, अब चेतन मन को स्थायी रूप से रीवायर करने और इन मनोवैज्ञानिक प्रणालियों में महारत हासिल करने के लिए श्रोताओं को पूर्ण निर्देशों की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये चर्चा तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप वाकई अपने मानसिक ढांचे को बदलना चाहते हैं तो आज ही Amazon, गूगल प्ले या अन्य प्रमुख बुक रिटेलर्स पर जाएं और कनव सचदेव द्वारा लिखित प्रोक्रेस्टिनेशन नो मोर, अ गाइड टू प्रोडक्टिविटी एंड अचीविंग योर गोल्स खरीदें। ये किताब सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और इसके अतिरिक्त इस अनुभव में पूरी तरह डूबने के लिए Spotify और गूगल प्ले पर उपलब्ध आधिकारिक ऑडियो बुक को सुनना अत्यधिक अनुशंसित है। ये आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। तो इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार पर चिंतन करना आवश्यक है। द ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप के इस एपिसोड को समाप्त करते हुए यहाँ एक उत्तेजक विचार है। क्या ये संभव है कि जिस सबसे कठिन काम को अभी टाला जा रहा है, उसी काम के भीतर अगले बड़े मानसिक और पेशेवर ब्रेक थ्रू की सबसे सटीक चाबी छिपी हो? यदि उस एक काम को अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू कर दिया जाए तो मस्तिष्क का कौन सा नया हिस्सा सक्रिय हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। द ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।